हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं किंगफिशर एयरलाइंस की जो अपनी जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के सामने में आज कंक्लूड करूंगा। किंगफिशर एयरलाइंस जैसे आप लोग सबको ही जानते ही हैं कि काफ़ी बड़ा ब्रांड था। काफ़ी न्यूज़ में रहता था अपने चमक धमक के लिए, अपने लाइफस्टाइल के लिए और हमारे जो चेयरमैन थे विजय माल्या साहब, वो काफ़ी इन चीज़ों में वो अपनी किंगफिशर की पार्टीज वगैरह में आगे आगे रहते थे। एयरलाइंस एज सच काफ़ी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही थी। इंटरनेशनल ऑपरेशंस उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे और उसके साथ साथ डोमेस्टिक ऑपरेशंस में भी वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस के पोजीशन तक पहुंच चुकी थी। दो तीन चीज़ें मैंने जो देखी और सीखी, जो मैं आप लोगों के सामने में रखना चाह रहा हूँ, वो ये था कि सो बैक इन 2012, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये रूल था कि कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइंस अगर इंटरनेशनल ऑपरेशंस स्टार्ट करना चाह रही है तो उसको पहले इंडिया में 5 साल तक फ्लाई करना पड़ेगा। आई मीन दैट वाज अ प्री रिक्विजिट। ये आपको एक मैंडेटरी पीरियड था जिसमें 5 साल में आप इंडिया में डोमेस्टिक में ऑपरेशंस अपने चलाएं सक्सेसफुली, और उसके बाद फिर यू नीड टू अप्लाई फॉर द इंटरनेशनल ट्रैवल परमिट। उसके बाद वो जो भी इंडियन कैरियर है वो इंटरनेशनल फ्लाई कर सकता था, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशंस में कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। इंटरनेशनल लॉज आते हैं, उसमें कई कंट्री के अलग अलग लॉज होते हैं, तो हर एयरलाइन को उस हिसाब से कंप्लाई करना पड़ता है। किंगफिशर एयरलाइंस ने थर्ड ईयर में डिसाइड किया कि उसको इंटरनेशनल जाना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जाए तो उसको 2 साल और वेट करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर हमारे चेयरमैन साहब जो हैं विजय माल्या साहब, वो पहली गलती कर गए। उन्होंने क्या किया कि जाकर के एयर डेक्कन जो एक लो कॉस्ट कैरियर थी, कैप्टन गोपीनाथ ने उसको स्टार्ट की थी इंडिया में। काफ़ी पॉपुलर एयरलाइन थी क्योंकि वो लो कॉस्ट एयरलाइन पहली बार एंटर कर रही थी इंडिया के मार्केट में। उसको जाकर के एक्वायर कर लिया, और प्रॉब्लम यहाँ पर यह हुआ कि एयर डेक्कन वो ऑलरेडी ब्लीड कर रही थी, वो काफ़ी बड़े डेट में थी, और इस एक्विजिशन के साथ में किंगफिशर एयरलाइंस के बुक में एक एक्स्ट्रा जो डेट था एयर डेक्कन का, वो ऐड ऑन हो गया। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बर्डन पड़ गया एयरलाइन पे। जबकि इंटरनेशनल ऑपरेशंस की जहाँ तक बात है, उन्होंने फिर क्या किया कि किंगफिशर एयरलाइंस के ऑपरेशंस को और एयर डेक्कन के ऑपरेशंस को दोनों को मर्ज कर दिया, और एयर डेक्कन के परमिट को से इन्होंने अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स स्टार्ट कर दी। उसको ऑफ कोर्स एयर डेक्कन को फिर रीब्रांड कर दिया किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड। स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड थी एयर डेक्कन। तो और उसके बाद फिर बाद में दे स्टार्टेड इंटरनेशनल ऑपरेशंस, जबकि किंगफिशर एयरलाइंस तकरीबन 3.5 साल 3 साल के आसपास ये सब पुरानी थी। सो दैट्स हाउ दे वेंट इंटरनेशनल। यहाँ पर मुझे एक इंटरेस्टिंग सी बात याद आती है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें ये चीज़ें सिखाई हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है, और जल्दी में काम कभी नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज टेक योर ओन टाइम। किसी चीज़ को भी नर्चर होने में वक्त लगता है, टाइम लगता है, तो उसको वो टाइम हमेशा देना चाहिए, और सेंसिबली एक डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, मैंने एक बात सीखी कि कोई भी काम जो है फौरी ना करें, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को हमेशा देखें, क्योंकि हो सकता है कि आप उस काम को जब अगर कर रहे हों तो आपकी जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी हो जाए, लेकिन उसके जो साथ में जो कॉन्सिक्वेंसेस उसके साथ में आ रहे हैं वो पूरे चीज़ को स्टॉल ना कर दे कहीं। सो वन शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ये एक बहुत ही बड़ी गलती रही किंगफिशर एयरलाइंस की। मेरे ख्याल में, मेरे पर्सनल ओपिनियन में, जितनी चीज़ें मैंने देखी थी किंगफिशर एयरलाइंस में, कि अगर ये एक्विजिशन नहीं हुआ होता, मर्जर नहीं हुआ होता, तो आई थिंक फॉर श्योर 2012 में जब किंगफिशर ने अपने ऑपरेशंस को स्टॉप किया, तो ये एटलीस्ट कंफर्टेबली कम से कम 5-6 साल 7 साल शायद हो सकता है कि और ज़्यादा, इवन अंटिल टुडे 2020 तक ये एयरलाइंस सक्सेसफुली फ्लाई कर रही होती। दूसरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो रही थी वो ये रही थी कि एयरलाइंस को एज सच कोई हेड नहीं कर रहा था। विजय माल्या जो थे वो किंगफिशर एयरलाइंस के चेयरमैन थे,
लेकिन चूंकि उनके इन्वेस्टमेंट्स और उनके ग्रुप ऑफ बिजनेसेस और कई जगह डाइवर्सिफाइड हैं, यूनाइटेड ब्रेवरीज है, यूनाइटेड स्पिरिट्स वगैरह में उस ज़माने में उनकी होल्डिंग थी। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली करेंटली कोर्ट के ट्रायल वगैरह के बाद वो क्या अभी क्या उनका प्रेजेंट स्टेक है, लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनका काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस था। फार्मूला 1 टीम थी उनकी, जो फोर्स इंडिया 1 के नाम पे थी, और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल की क्रिकेट टीम थी। तो इसमें से कुछ चीज़ें अभी भी हैं उनके पोर्टफोलियो में। तो एज सच वो आकर के डे टू डे ऑपरेशंस को नहीं देख रहे थे कंपनी में। एयरलाइंस एक बहुत सेंसिटिव इंडस्ट्री है जिसमें बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। इसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी के अलावा, जबकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, बट देर आर अदर पोर्शंस ऑफ द ऑपरेशंस जिसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होता है कि आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या हैं, डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या एयरलाइन उन पॉलिसीज़ को कंप्लाई कर रही है इंटरनली या नहीं कर रही है। मैं आप लोग को एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। हर डिपार्टमेंट के हेड्स हुआ करते थे, वाइस प्रेसिडेंट्स हुआ करते थे। तो हर एयरलाइन के 5-6 मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक होता है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट एक होता है, ग्राउंड हैंडलिंग डिपार्टमेंट एक होता है, केटरिंग अलग होता है, कार्गो अलग होता है। इस तरीके से 5-6 मेन इनके डिपार्टमेंट्स होते हैं हर एयरलाइन के, और हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है जो वाइस प्रेसिडेंट के नाम पे आप कह रहे हैं उनको। किंगफिशर एयरलाइंस में जो टॉप मैनेजमेंट था, बहुत टॉप हैवी बहुत ज़्यादा था। I think at one point of time we had around 52 vice presidents in the company. It was so poorly managed. We also had a vice president for web check-in, जबकि वो कोई एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जिसके लिए एक वाइस प्रेसिडेंट को होना ज़रूरी है। वाइस प्रेसिडेंट हैं तो उसके साथ में उनके पर्क्स हैं, सैलरीज हैं, और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ में एसोसिएटेड होती है। कंपनी की कॉस्टिंग इसके साथ में बढ़ती चली जाती है। जबकि ये चीज़ें को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता था, बट समहाउ ये चीज़ें होती हैं कि अगर आपके पास में एक अच्छी लीडरशिप नहीं हो, कोई ज़रूरी नहीं हो कि आपके पास में कोई ऐसी लीडरशिप है जो बहुत नोन है और एक पेज 3 सेलिब्रिटी है वगैरह, लेकिन कोई एक ऐसा डेजिग्नेटेड बंदा हो जो रिस्पॉन्सिबल हो एक एयरलाइन को एक एयरलाइन के तौर पे रन करने के लिए। नहीं होने से बहुत नुकसान होता है और एयरलाइंस के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अपने कलीग से बात कर रहा था जो किंगफिशर एयरलाइंस में हेड ऑफिस में डिप्यूटेड थे मुंबई में। ही वॉज एक्स जेट एयरवेज। तो वो ये बता रहे थे, एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर, कि जो जाहिर सी बात है जब एक स्टाफ मूव कर रहा है जेट एयरवेज से किंगफिशर एयरलाइंस में, तो जो भी वेंडर्स हैं, एग्जिस्टिंग वेंडर्स हैं, वो वही वाले कनेक्ट्स को लेकर के यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद जो आप लोग ने जैसे वो देखा होगा कि फर्स्ट क्लास में जो क्रॉकरी जो सर्व होती है, जिसमें आपको मील सर्व होता है, तो जो वेंडर जेट एयरवेज का था वही वेंडर किंगफिशर एयरलाइंस का था। तो जो कोटेशन उसने जो जेट एयरवेज में दे रहा था उसके डबल प्राइस पे किंगफिशर एयरलाइंस को दे रहा था। तो ये तो सिर्फ एक फैक्टर है विच वी हैपन टू नो। इस तरह और न जाने पता नहीं कितने सारे परचेजिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस और होंगे। सो यहाँ पर ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हैं और एक्सपैंड कर रहे हैं, आपको ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्राउंड आपका कितना स्ट्रांग है। अगर आपके पास ये बेसिक प्री रिक्विजिट्स नहीं है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फुलफिल ऑल दीज थिंग्स फर्स्ट बिफोर टेकिंग टू द नेक्स्ट स्टेप। जैसे एयरलाइन के एक्सपेंशन के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन है, एक कैपिटल इंटेंसिव डिसीजन है आपके लिए। आपके फ्लीट साइज अगर 50 और 60 एयरक्राफ्ट्स का बढ़ता चला जा रहा है, सो इट्स अ वेरी बिग नंबर। बट या दीज वर फ्यू ऑफ द थिंग्स, क्रिटिकल थिंग्स विच वेंट रॉन्ग इन किंगफिशर एयरलाइंस। जब किंगफिशर एयरलाइंस में चीज़ें बहुत
टर्बुलेंट हो गई। मुझे याद है हमारे एक कलीग थे, गेस्ट सर्विसेज मैनेजर थे रैम्प सेक्शन में, उनका नाम था तमीम। उन्होंने मुझे बताया कि खलील तुमने देखा है न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई है, उस न्यूज़ में ये आया है कि किंगफिशर एयरलाइंस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिफॉल्ट किया है। तो मैंने कहा कि सो व्हाट अबाउट इट, क्योंकि मैं मतलब इट वाज माय स्टार्टिंग ऑफ माय करियर एंड वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत सीरियस फैक्टर्स हैं, दीज आर द फर्स्ट एंड इनिशियल साइंस दैट थिंग्स आर नॉट राइट इन द कंपनी। तो मैंने कहा कि देखें, कंपनी का ऑपरेशन इतना बड़ा है तो आई एम श्योर कि जो सही लोग बैठे हुए हैं और वो डिसीजंस ले रहे हैं तो वो जान रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। सो ये था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो भी डिपॉजिट करना था किंगफिशर एयरलाइंस को, वो उन लोगों ने स्टाफ से कलेक्ट तो कर लिया था लेकिन वहाँ पे डिपॉजिट नहीं किया था, जिसकी वजह से कुछ स्टाफ्स को नोटिस आना शुरू हुआ। और फिर बाद में पता चला कि ये काफ़ी मैसिव स्केल पे हो रहा है। तो फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली स्टाफ्स की तरफ से नहीं है, ये प्रॉब्लम एक्चुअली एयरलाइंस की तरफ से है। तो चीज़ें जब काफ़ी टर्बुलेंट हो गई किंगफिशर एयरलाइंस में, फिर एक ज़माना आया कि जब हम कैश एंड कैरी मॉडल पे आ गए, हमारी सैलरीज वगैरह डिले होनी शुरू हो गई। सैलरीज डिले हमारी जब हुई तो पहले ये एक्चुअली बहुत एक इम्पॉर्टेंट फेज था मेरे लाइफ का। आई थिंक क्राइसिस मैनेजमेंट में एज फार एज दैट पार्ट इज कंसर्न, मेरे लिए सबसे बड़ा आई ओपनर फेज वो था। सैलरीज हम लोगों की हमेशा या तो कभी कभार मंथ के एंड में आ जाती थी या नहीं तो फर्स्ट को या सेकंड को आ जाती थी। शुरू में क्या हुआ, जब इशू होने लगा किंगफिशर एयरलाइंस में तो हमारी सैलरीज डिले होकर के 5th 6th या 7th तक होने लगी। फिर वो बढ़ते बढ़ते फिर वो नेक्स्ट वीक तक चली गई, 14th 13th 14th को हो जाती थी, 15th को होने लगी, फिर वो 21st 22nd तक चली गई, फिर वो साइकिल बढ़ करके फिर वो नेक्स्ट मंथ चला गया। सो होता क्या गया कि हमारा जो बैकलॉग था वो बढ़ता चला गया। बैकलॉग शुरू में था, पहले 2 हफ्ता डिले था, फिर बाद में 3 हफ्ता हुआ, फिर बाद में 1 महीने की सैलरी बैकलॉग, वो बढ़ते 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 एक अच्छी खासी सैलरी का बैकलॉग बढ़ता चला गया। फ्लाइट्स काफ़ी ज़्यादा कैंसिल होने लगी, हम कैश एंड कैरी मॉडल पे आ गए। कैश एंड कैरी मॉडल ये होता है कि जब ऑपरेशनल जो एक्सपेंसेस हैं एयरलाइन के, जिसमें एयरक्राफ्ट का फ्यूल है, जिसमें एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को पेमेंट है हर फ्लाइट हैंडलिंग के लिए जो पे करना होता है, ये अगर आउटस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो एयरपोर्ट क्या करता है, पहले एक क्रेडिट पीरियड देता है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी, उसको स्टॉप कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आपको आज फ्लाइट्स ऑपरेट करनी है, आप आज पे करिए और आप आज ऑपरेट कर लीजिए। इस तरीके से फिर बाद में ये दैट इज कॉल्ड कैश एंड कैरी मॉडल। तो हम कैश एंड कैरी मॉडल पे आ गए। उस ज़माने में मैं फिर कुछ दिनों के लिए पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पे डिप्यूट हुआ एज एन एयरपोर्ट मैनेजर, और वहाँ पर भी हर दिन जो है वो हम लोगों का एक RTGS होता था, पेमेंट आती रहती थी हेड ऑफिस से, और फिर हम उनको इन्फॉर्म करते थे कि ये पेमेंट आ गई है। उसके बाद फिर वो परमिट देते थे कि ठीक है आप अपने फ्लाइट्स को ऑपरेट वगैरह कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग देयर। मैंने इनफैक्ट ये जो अपना क्राइसिस वाला फेज था, ये इसने मेरे ऊपर काफ़ी एक डीप मार्क छोड़ा, और इसको मैंने सोचा कि दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस कि कैसे हाउ डू यू सर्वाइव इन सच सिचुएशंस। मेरे पास में कई बार मेरे स्टाफ्स के फ़ोन कॉल्स आते थे। Few of them I remember they were calling late at night at 9, 10, sometimes even 11 and 12, और वो अपने जो आउट ऑफ स्ट्रेस के सर में हम क्या करें, हमारे एक्सपेंसेस काफ़ी हैं, हमारे EMIs हैं लाइंड अप, लैंडलॉर्ड आया है वो इलेक्ट्रिसिटी को कट करके जा चुका है, हमने अपने रेंट पे नहीं किया है वगैरह वगैरह। सब लोगों की जिम्मेदारियां हैं और सारी चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं उनके सैलरी से। सो आई थिंक ये एम्प्लॉयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने स्टाफ्स के सैलरी को ऑन टाइम डिस्पर्स करें, और अगर किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो इन एडवांस इन्फॉर्म कर लें या और ट्राई टू मे बी फाइंड अ मिड वे आउट। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इनफैक्ट मैंने एक्चुअली अपनी इस एक्सपीरियंस पे एक किताब लिखनी शुरू की थी। समहाउ आई हैव नॉट बीन एबल टू कंप्लीट इट, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस किताब को जल्दी कंक्लूड करूं। उस किताब का टाइटल फॉर द टाइम बिंग मैंने रखा है कि माई 16 months ऑफ नॉन पेमेंट एट वर्क, हाउ आई सर्वाइव्ड द टफेस्ट।
हो सकता है कि इसके टाइटल को शायद मैं फिर रीनेम कर दूं, लेकिन कंटेक्स्ट और मैसेज इस बुक में यही है कि जब things were not going in our favor, in my favor. So, what are the things that I did, and maybe few of us can learn also. How do we survive by not panicking, और क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, व्हाट इज़ द राइट मूव, और क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि इंसान बगैर किसी स्ट्रेस के उस सिचुएशन से निकल जाए और एक नॉर्मल एक ज़िंदगी गुजार पाए। तो दूसरी एयरलाइंस पे भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं इतना ईजिली होती है। इट्स नॉट कि यहाँ पर अगर क्राइसिस हुआ तो यू वॉक इन टू एनी अदर एयरलाइन एंड गिव योर इंटरव्यू एंड गेट इन। बहरहाल तो मेरा सफ़र किंगफिशर एयरलाइंस के साथ चेन्नई एयरपोर्ट में एज एयरपोर्ट ड्यूटी मैनेजर 2013 को कंक्लूड किया, और वहाँ पर से फिर मैंने मर्सिडीज बेंज की डीलरशिप एक चेन्नई में थी, उसको ज्वाइन किया एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर कस्टमर रिलेशनशिप। वहाँ पर मेरा सफ़र उन लोगों के साथ में 2 साल का रहा, और वहाँ पर एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होने के बावजूद एक आई ऑलवेज एक्चुअली हैड दिस इंटरेस्ट शुरू से, बचपन से। आई थिंक शायद मुझे एक ये शौक था कि मैं अपना ही काम करूं और अपनी कंपनी सेटअप करूं और चीज़ों को अपने तरीके से करूं। आई थिंक मनी इज़ वन पार्ट ऑफ इट, द अदर पार्ट इज़ कि काम करने के बाद एक सेटिस्फैक्शन। आप अपने काम में अगर आप जब काम करते हैं तो आपको एक बहुत सुकून और तसल्ली मिलती है आपके दिल को कि आप अपने लिए काम कर रहे हैं। उसमें अगर आप 8 घंटे के बजाय आप 12 घंटा या 14 घंटे भी काम करते हैं तो वो आपको खलता नहीं है, आप उसको एंजॉय करते हैं उस प्रोसेस को। और मैं कई लोग हैं जो जो जिनका इंटरेस्ट है जॉब, उनका इंटरेस्ट बिजनेस नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। मेरा शौक हमेशा से बिजनेस में रहा था, और किंगफिशर एयरलाइंस में भी मुझे याद है जब बोर्डिंग गेट में कभी मैं जाता था राउंड लेने के लिए तो कोई फ्लाइट का ऑपरेशन होता था, तो चेन्नई टू बैंगलोर फ्लाइट्स काफ़ी सारी होती थी। IT 2402, 2404, 06, 08, 10, 12 और 14 ये फ्लाइट्स होती थी। तो मैं ये जो शॉर्ट हॉल सेक्टर्स होती थी वो उसमें ATR एयरक्राफ्ट फ्लाई करते थे। तो मैं बोर्डिंग गेट पे पेन पेपर लेकर के मैं कैलकुलेट कर रहा होता था कि ये फ्लाइट जो है ये प्रॉफिट में ऑपरेट कर रही है, ये लॉस में ऑपरेट कर रही है, या ब्रेक इवन पे ऑपरेट कर रही है। और मैं कैलकुलेशन निकालता रहता था, मैं फ्यूल प्राइसेस निकालता था, फिर मैं निकालता था कि इसके ऑपरेशनल कॉस्ट्स क्या हैं। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट शौक था, ये मेरी मतलब मुझे कोई दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ माय फंक्शन, लेकिन जस्ट आउट ऑफ माय इंटरेस्ट आई यूज्ड टू डू इट। तो मैं फिर मर्सिडीज बेंज के बाद मैंने 2 साल वहाँ पे उन लोगों के साथ में काम किया, और आई थिंक वहाँ पर भी मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मैं अब चेन्नई से मूव करके वापस दिल्ली रिलोकेट करूँ जहाँ पे मेरे पेरेंट्स हैं, और मैं यहाँ पर आकर के अपना बिजनेस सेटअप करूँ और फुल फ्लेज उसमें आऊँ। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ आया। यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैंने एक अपनी जो ऑनलाइन बिजनेस कंपनी सेटअप की थी एक्सक्लूसिव कलेक्शंस, उसको लेकर के फिर मैं आगे बढ़ा। उसके साथ मैंने काफ़ी वक्त लगाया उसको। एक आई थिंक 2015 से लेकर के 2018 तक में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के तकरीबन 13 या 15 ब्रांड्स आ गए, जिसके हम ऑफिशियल डीलर बन गए। हम लोगों का फोकस था सिर्फ ऑनलाइन, जस्ट ऑनलाइन। exclusivecollections.com थी साइट हमारी, और उसमें हम क्या करते थे कि वी यूज्ड टू डील ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बी देम स्पीकर्स और ईयरफोन्स और पावर बैंक्स और चार्जिंग केबल्स एक्सेट्रा। वी हैड इट। जो मॉडल हमने डेवलप किया था, मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल हो गया था कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन के प्राइसेस को कंपैरेटिवली बीट कर पा रहा था, और उसको मैं काफ़ी अच्छे लेवल पे लेके जा चुका था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि रिटर्न से मैं बड़ा परेशान हो गया। रिटर्न एक ऐसी चीज़ थी जो बिल्कुल ही मेरे हाथ से बाहर चली गई थी। लोग स्पीकर्स ऑर्डर करते थे हार्डमन कार्टन के जो 8-8 हज़ार के स्पीकर थे, और रिटर्न आता था। जब रिटर्न आता था तो मैं बॉक्सेस खोलता था तो मुझे इसमें से पत्थर नज़र आते थे रखे हुए। लोग नए स्पीकर्स मंगवाते थे
और उसमें पुराने स्पीकर्स डाल के भेज देते थे अपने, और ये नहीं तो मंगवाते थे बहुत इररिस्पॉन्सिबली। अराउंड 14,000 के स्पीकर्स मंगवाए और उन्होंने वो बॉक्स को ऐसे खोला कि बिल्कुल बॉक्स को फाड़ दिया और वो वापस उन्होंने भेज दिया, और वो इस कंडीशन में है कि वो जाहिर सी बात है उसको फिर वो कोई और नहीं खरीद सकता। सो कंसिडरिंग एवरीथिंग मार्जिन्स काफ़ी थिन थे, तो देन आई टुक अ कॉन्शियस डिसीजन कि it was becoming a vicious cycle. वाइल्ड गूज चेज मैं चेज कर रहा था कि एक पॉइंट आ जाएगा जिसमें मेरा जो प्रॉफिट है उसका ग्राफ उठ जाएगा। प्रॉफिट का ग्राफ तो उठ गया था, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता था कि एक रिटर्न आता था और वो सारे प्रॉफिट को खा जाता था। तो वो भी मेरे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज रहा। मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी उससे बिजनेस में, और दो कंपनी को फिर मैंने शट डाउन किया, लेकिन मैं उसको एक बहुत सक्सेसफुल वेंचर मानता हूँ, क्योंकि उसने मुझे आने वाले साल के लिए अपने बिजनेस के लिए तैयार किया। जो बेस होता है आपके बिजनेस के लेसन्स में, मैंने वो सीखा वहाँ से, और वहाँ से फिर मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद फिर मैं आया इनटू मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म में मैं ऐसे आया कि मेरे फादर के एक जानने वाले हैं, उनके बेटे जो हैं वो ऑलरेडी मेडिकल टूरिज्म में थे, और तो जो हमारे अंकल हैं उन्होंने मुझे कई बार जब वो आए थे यहाँ पर मिलने के लिए, दिल्ली आया करते थे हमारे घर पे मिलने के लिए, तो वो कहते थे कि आप अब दिल्ली आ गए हैं तो आप क्यों ना हमारे बेटे से भी एक बार मिल लें, देखें, और वो भी किसी पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, तो अगर आप दोनों साथ में मिल जाते हैं तो एक उन दोनों के लिए भी अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो पहले तो मैं काफ़ी वक्त तक टालता रहा उसको, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सक्लूसिव कलेक्शंस में बहुत बिजी था। लेकिन जब मैं एक्सक्लूसिव कलेक्शंस के कंक्लूडिंग डेज थे मेरे, तो फिर मैंने उनसे बात की, और मैंने उनसे पहले ये पूछा कि क्या हुआ, कि आपके पार्टनर आप जो ढूंढ रहे थे किसी को, आपको कोई मिल गया क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी हम तलाश कर रहे हैं, सच मुझे नहीं अभी तक कोई मिला है, तो आप जब यहाँ पर अवेलेबल हों आप बताएं, हम आपसे मुलाकात करते हैं। सो वी मेट, एंड मिलने के बाद आई थिंक इन द फर्स्ट मीटिंग फिर वो बैठे हुए कैफ़े कॉफ़ी डे में हम गए थे सरिता विहार में, और वहाँ पर हम जस्ट बैठे, कॉफ़ी ऑर्डर किया, और वी जस्ट हैड अ डिस्कशन, एंड आई थिंक इन 15-20 मिनट्स और विद इन हाफ एन आवर मैंने कहा कि ओके आई एम ऑन बोर्ड। लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है, शर्त तो नहीं एग्जैक्टली, शर्त शायद सही वर्ड नहीं हो, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं आकर के देखूंगा इस चीज़ को, एंड लेट मी सी कि मैं कितना वैल्यू ऐड कर सकूंगा, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म का कंसेप्ट ये है कि एक पेशेंट है अपने कंट्री में और उसको ट्रैवल करना है इंडिया, एक हॉस्पिटल में आकर ट्रीटमेंट कराना है, तो हम उनके बीच में एज अ कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं। मेडिकल टूरिज्म कंपनीज उनको बताते हैं कि आपको कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहिए, कौन से डॉक्टर में जाना चाहिए, आपकी क्या कॉस्टिंग निकल करके आएगी, सक्सेस रेट क्या है, ट्रीटमेंट डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें हम उनको इन्फॉर्म करते हैं। और फिर काफ़ी चीज़ों के लिए हम उनको लिए कोऑर्डिनेट करते हैं, डॉक्टर से क्वायरीज हो गई, या उनके लिए वीज़ा इन्विटेशन लेटर्स हो गए, यहाँ पर आएंगे तो उनके लिए अकोमोडेशन अरेंज करवाना वगैरह वगैरह, द होल प्रोसेस, वो सारे अरेंजमेंट्स हम करवाते हैं। मुझे इनिशियली ये लगा कि जब पेशेंट एक है, उसको आना है एक हॉस्पिटल में आकर के अपना इलाज करवाना है, तो हमें उसको बीच में आने का क्या रोल है? कोई एज सच खास हमारा वहाँ पर रोल नहीं आ रहा है। पेशेंट तो है वो डायरेक्टली हॉस्पिटल को कॉन्टैक्ट करके आ ही सकते हैं। तो बट आई हैड दिस एज अ क्वेश्चन मार्क। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, काफ़ी लोग इस चीज़ में काम कर रहे हैं। देन आई थॉट कि इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग पॉइंट है, जिसकी वजह से ये एक एज एन इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रही है। तो फिर मैंने आई जॉइन दिस कंपनी। द कंपनी वाज कॉल्ड हीलिंग लाइव्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो उसमें मैंने फिर ज्वाइन किया एज अ पार्टनर, और वहाँ से फिर मेरा सफ़र शुरू हुआ। और उसके लिए आई थिंक अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि वहाँ पर भी क्या एक्सपीरियंसेस मेरे रहे। उसमें भी बहुत एक इंटरेस्टिंग जर्नी रही, और काफ़ी सारी चीज़ें हर स्टेप पे आई थिंक देयर वाज अ लर्निंग फेज, और हर स्टेप पे सीखने के बाद यही समझ में आता था कि अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं है। मैंने अपना जो काम करने का जो कैरियर है किंगफिशर एयरलाइंस में जब स्टार्ट किया था, दैट वाज इन 2008, आज है 2020। तो इतने साल के काम करने के बाद भी ये एहसास होता है कि अभी तो कुछ पता ही नहीं है, सफ़र तो अभी सिर्फ शुरू ही हुआ है। तो आई थिंक बट एट द एंड ऑफ द डे इतने साल के काम करने के बाद मैंने ये चीज़ सीखी कि
इंसान को हमेशा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो होंगे। वो आप कभी ये ना सोचें कि सिर्फ आपके साथ क्यों हो रहा है, वो सबके साथ में होता है। और हर एक फेज ऑफ लाइफ आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। आपके फेलियर्स आपके सबसे बड़े लर्निंग लेसन्स होते हैं, सब्जेक्टेड टू कि आप उसको उस नज़र से देखें। अगर आप उसको उस नज़र से देखेंगे, आप न सिर्फ उस सिचुएशन से सक्सेसफुली बाहर निकल पाएंगे, बल्कि आप उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख करके आप निकल सकते हैं। और वही फेलियर्स आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करा देती है आगे के आपके सफ़र के लिए। कभी भी किसी को ये इजाज़त न दें कि वो आपको फॉर ग्रांटेड ले। मैंने एक चीज़ और एक्सपीरियंस की दोनों कंपनीज में, किंगफिशर एयरलाइंस में भी और मर्सिडीज बेंज की डीलरशिप में भी, कि कोई लोग होते हैं, कभी आपको गलत बॉसेस भी मिल जाते हैं। यू नीड टू मेक श्योर कि आप किसी भी कंपनी को चूज करें काम करने के लिए, आप वहां पर का बॉस कौन है उसका फीडबैक जरूर लें। आई थिंक जहां तक मुझे मालूम है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी कोई कैंडिडेट अप्लाई नहीं करता। कैंडिडेट अप्लाई करता है, वो ब्रांड देखता है, रोल देखता है, सैलरी देखता है और अप्लाई कर देता है, और बाकी सब चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करता है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको आप लोग भी अपने जहन में ज़रूर रखें। और ये चीज़ें मैंने मुश्किल अंदाज से सीखी, और इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि मेरा मकसद इस वीडियो का बनाने का ये नहीं है कि मैं आप लोगों को सिर्फ अपनी बैठ के कहानियाँ सुनाऊँ। शायद हो सकता है कि मेरे लिए किंगफिशर एयरलाइंस और मर्सिडीज बेंज और जितनी भी चीज़ें इसमें हुई इतने सारे फेज में, उसके बाद इन लेटेस्ट ईयर्स ऑफ माय लाइफ एक्सक्लूसिव कलेक्शंस, और उसके बाद में हीलिंग लाइफ सॉल्यूशंस, मेरे लिए हो सकता है कि ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबके लिए ये जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग हो। मैं आप लोगों के सामने में मैंने जो चीज़ें सीखी हैं वो आप लोगों के सामने में मैं रखना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को इस सफ़र पे चलने में आसानी हो, और शायद आप इन चीज़ों को बेहतर मैनेज कर सकें अगर आपको पहले से कोई अपना फीडबैक शेयर करे। कभी भी आपको अगर लगे कि आपके पास आपके जो बॉस हैं जिसको भी आप रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो रीजनेबल नहीं है, और अगर आपको लगता है कि वो इनकरेजिंग नहीं है, वो डिसकरेजिंग है, और आपको अगर वो आगे बढ़ने से एक रोक रहे हैं, या आपको लगता है कि एक हर्डल है, तो आई थिंक एक बहुत सही डिसीजन ये होना चाहिए, चेंज योर जॉब, एंड मोर देन चेंज योर जॉब, चेंज योर बॉस। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अपने तजुर्बे से सीखी, और उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है कि आपने अगर अपनी जॉब चेंज की किसी भी एक मैनेजर या एक बॉस के होने की वजह से। बट आई थिंक आपके पूरे ओवरऑल सफ़र में ये चीज़ें आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें सिखा देंगी, और सबसे ज़्यादा आपको आपका वक्त को ख़राब होने से बचाएंगी। सो इन चीज़ों को आप अपने जहन में रखें, और अगर आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ आती है जो अगर आप पूछना चाहते हैं, आपको लगता है कि शायद हो सकता है कि मेरे पास उन चीज़ों का अपने तजुर्बे से कोई जवाब हो, तो आप ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको मैं जवाब दूँ, और आपकी क्वेरी को मैं रिजॉल्व कर सकूँ। तो यहाँ से मेरा सफ़र शुरू होता था हीलिंग लाइफ सॉल्यूशंस का, जिसको मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों के सामने में मैं रखूँगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।